नमस्कार मित्रों। इस क्लास में हम वैश्वीकरण और उसका प्रभाव तथा जनसंख्या वितरण, विश्व में जनसंख्या वितरण, इन दो टॉपिक जो कि आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले में है सेकेंड ग्रेड में, तो आगे आने वाली जो परीक्षा है 7 तारीख से उसके लिए उपयोगी ये क्वेश्चन साबित होंगे। ये आए हुए क्वेश्चन है और इनकी जो व्याख्या है वो काफ़ी अच्छी खासी की है। तो वैश्वीकरण के बारे में हम जो है यहाँ पे प्रश्न देखते हैं पहले। तो वैश्वीकरण आप जानते हैं ग्लोबलाइजेशन, यानी आपको ध्यान में होगा LPG, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये अपने 1991 में जो नई आर्थिक नीति लागू हुई थी उस समय था। वैश्वीकरण का मतलब ये हो गया कि पूरा विश्व जो है आज एक गांव की तरह हो गया है। कोई भी घटना से प्रभावित पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ता है उसका, और व्यापार के क्षेत्र में और अन्य जो आवागमन है श्रम का, पूंजी का, वो भी तेजी से हुआ है। तो विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युवा जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है। यह वरिष्ठ अध्यापक 2023 में आया हुआ है जुलाई में, और रिपोर्ट 2005 की पूछी है। तो यहाँ 2005 का ऐसा घबराना नहीं कि भी 5 का इतना पुराना पूछ लिया। यहाँ देखो प्रश्न का उत्तर, आप ऑप्शन देखेंगे तो आप इसको कर लोगे कि कौन सा युवा जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है। भाई वैश्वीकरण के कुछ सकारात्मक प्रभाव है, कुछ नकारात्मक प्रभाव है। तो हमें प्रभाव देखना है। भी प्रवास, तो युवा एक स्थान से दूसरे स्थान तो खूब जाते हैं वैश्वीकरण की वजह से, चीज़ें आसान हो गई है। युवा संस्कृति, ठीक है, प्रभाव नहीं है। ठीक है, युवा संस्कृति पे देखो फर्क पड़ा है। जैसे मान लो जींस है, अमेरिका में चलती थी, भारत में और भी बहुत सारे जैसे पॉप सॉन्ग है, पॉप संगीत है, और भी कई चीज़ें हैं। वैश्विक नागरिकता और वस्तुओं की सर्व उपलब्धता, तो क्या प्रभाव नहीं है। तो वैश्विक नागरिकता ये भी चीज़ आई है कि भाई जैसे एक देश से दूसरे देश में जाना, वहाँ की नागरिकता लेना, लोग जाते हैं ना कनाडा, इटली। तो वस्तुओं की सर्व उपलब्धता ये इसमें नहीं है। अब ये देखो प्रश्न कोई रटने वाला नहीं है। वैश्वीकरण आपने पढ़ा है और उसके प्रभाव पढ़े हैं, तो आप थोड़ा कॉमन सेंस से करने वाला प्रश्न है कि वस्तुओं की सर्व उपलब्धता जो है ये इसके प्रभाव ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि वैश्वीकरण की वजह से वस्तुएं जो है वो सब जगह हर प्रकार की उपलब्ध होगी, हुई है, मगर सर्व उपलब्धता नहीं होगी कि सब जगह ही है। बहुत सारे अफ्रीकी देश है और है जहाँ अभी भी पिछड़ापन है और है। तो इसका डी हो गया। अगला व्याख्या देखते हैं। भारत सरकार द्वारा 24 जुलाई 1991, आप तारीख भी ध्यान में रखें, जुलाई का महीना, ठीक है, 24 तारीख 1991 को वैश्वीकरण यानी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्था के व्यापार हेतु खोलना को अपनाया। वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग 1983 में अर्थशास्त्री थियोडोर लेविड ने अपने लेख बाजारों का वैश्वीकरण में किया। 1983 में कर लिया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है ILO, और मुख्यालय कहाँ है ILO का, बताओ, देखें आप कमेंट करके। इसका मुख्यालय वही है जहाँ WTO का है। ठीक है, द्वारा वर्ष 2023 में वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम आयोग गठित किया था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, 2003 में, 23 नहीं, वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम। ठीक है, तो ILO का कहाँ है, जेनेवा है मुख्यालय, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करो भाई विचार। पहला कथन है नवीन आर्थिक नीति 1991 में, कब, 24 जुलाई। निजीकरण का मुख्य मार्ग विनिवेश रहा है। कि विनिवेश आप जानते हो, विशेष प्रकार का निवेश, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। कोई कंपनी आती है बाहर से और यहाँ पे फैक्ट्री खोलती है, निवेश करती है, करोड़ों अरबों रुपए लगाती है। तो निजीकरण इस माध्यम से हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है ये। क्यों? क्योंकि जैसे विदेशी कंपनी आ गई हर चीज़ में, तो सरकारी कम हो गया यहाँ पे। उसके बाद में दूसरा है विनिवेश का मुख्य ध्येय उद्देश्य वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता देना था। कि भी विनिवेश होगा, मान लो जापान की कोई फैक्ट्री आई और वो अलवर में अपने लगा रही है, जापान की फैक्ट्री अपनी स्थापित कर रही है जापान की कंपनी, तो यहाँ पे क्या होगा, वित्तीय अनुशासन बढ़ेगा यानी आवागमन होगा पैसे का, और आधुनिकीकरण यानी उनकी जो मशीनें, उनकी टेक्निक है वो अपने को भी समझने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों ही सही हो जाएंगे। अगला, नई आर्थिक नीति में निजीकरण का मुख्य मार्ग विनिवेश रहा। विनिवेश का मतलब है किसी कंपनी, सहायक कंपनी, अन्य निवेश में हिस्सेदारी बेचना। विनिवेश से तात्पर्य किसी संगठन, राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व हिस्सेदारी बेचकर धन जुटाने के कार्य से संबंधित है।
कि भाई वो अपना हिस्सा शेयर करता है। इसका उद्देश्य वित्तीय अनुशासन को बढ़ाना था। जैसे आप देखते हैं ना कि अब LIC है या कोई और कंपनी है, तो उसमें विदेशी निवेश भी होता है, परसेंटेज होते हैं, 49% तक था, कुछ चीज़ों में भी 100% तक कर दिया। तो इस प्रकार से भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से भूमंडलीकरण के परिणाम हैं। अब देखो, वैश्वीकरण को ही ग्लोबलाइजेशन कहते हैं और ग्लोबलाइजेशन को ही भूमंडलीकरण कहते हैं। तो भूमंडल यानी जो पृथ्वी है वो एक हो गई है। एक हो गई मतलब पूरे देश आपस में जुड़ गए हैं। अब जैसे आज मान लो रूस और यूक्रेन का युद्ध होता है, या मान लो जैसे इजराइल और ईरान का, तो उसका प्रभाव भारत पे पड़ेगा, सभी देशों पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि व्यापार से और से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, पर्यटन है और है। तो परिणाम क्या क्या है 2019 में आया हुआ है सेकंड ग्रेड में। नई व्यापार और औद्योगिक नीतियां आई भूमंडलीकरण से। आई क्या? बिल्कुल आई ना, आई। नई बैंकिंग और वित्त नीतियां, बिल्कुल ये भी फर्क पड़ेगा इसका। फर्क तो पड़ा है ना, जैसे नई नई बैंकिंग नीतियां और श्रम बाजार सुधार। तो श्रम के क्षेत्र का जो बाजार है उसमें सुधार हुआ, श्रमिक संगठन बन गए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की वजह से, उनके टाइम के घंटे लिमिट हो गए और हो गए। राजस्व राजकोषीय सुधार तो सारे करने पड़े हैं। तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा यहाँ पे उत्तर। ठीक है, आराम से आपको क्लियर दिख रहा होगा। नेक्स्ट, भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रक्रिया है, ध्यान रखना है, प्रोसेस है। दुनिया भर के विभिन्न देशों और संस्थाओं के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीकी संबंधों में समन्वय बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण के जनक पीटर सदरलैंड थे। ठीक है, इसके जनक भारत की, यानी ये जनक का मतलब हो गया उन्होंने इस थ्योरी को ऊपर जैसे विस्तार से लिखा। भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में नई व्यापार एवं औद्योगिक नीतियां, नई बैंकिंग वित्त नीतियां, श्रम बाजार सुधार, राजस्व शामिल है इसमें। अब ये प्रश्न आया हुआ है आपके 2018 में वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा में। किससे संबंधित? वैश्वीकरण से संबंधित ही है। कठिन क्वेश्चन है, किताबों के नाम आ गए। ठीक है, तो इसको केवल आप देख लो और याद कर लो। जगदीश भगवती, जोसेफ स्टिग उल्रिक बेग, मिल्टन फ्रीडमैन। तो ऐसे तो क्या है, नाम याद रहते हैं नहीं रहते। ऐसे प्रश्न देख के आपको चिंतित नहीं होना है कि ये प्रश्न कहाँ से आ गया, क्या अब हम सारी किताबें रटे। जरूरी नहीं है किताब वाला दोबारा आए। ठीक है, हो सकता है ये सेम रटी हुई कोई आ गया तो आ गया, तुक्का बैठ गया तो, और नहीं तो फिर क्या, ऐसे प्रश्न होते हैं जो मेरिट डाउन वाले, छोड़ने वाले क्वेश्चन होते हैं। आप ऐसे प्रश्नों को लेकर ज़्यादा चिंता नहीं करें। ए में 2, ठीक है, ए में 2 है, इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जगदीश भगवती। ठीक है, तो जगदीश नाम है जगत के ईश, और ग्लोबलाइजेशन शब्द आया है इसमें। तो ये अगर एक आप याद कर लो, भारतीय है, बी में 1, ठीक है, बी में 1 ये दूसरा होगा इसमें, बी में 1, तो आप ऐसे मेकिंग ग्लोबलाइजेशन, मैं टिक लगा देता हूँ, आप एक बार नज़र डाल लेना। सी में 4 उल्रिक बेक, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, डी में तीसरा मिल्टन फ्रीडमैन, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। फ्रीडमैन में देखो फ्रीडम, तो ये एक थोड़ा कुछ कुछ सिंपल आगे। वैश्वीकरण का प्रत्यक्ष प्रभाव कहाँ देखा जा सकता है? ये PTI परीक्षा हुई 2012 में, जिसमें कि सेकेंड ग्रेड का सेम सिलेबस था। तो वैश्वीकरण ये टॉपिक था, उसमें प्रत्यक्ष प्रभाव कहाँ मिलेगा आपको? कृषि पे, भूजल पर, नगरीकरण पर, विदेश व्यापार पर। बताओ, तो ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है विश्व के साथ, तो भूजल का तो कोई लेना देना नहीं है। कृषि विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव का पूछा, हालांकि यहाँ पर प्रभाव तो पड़ेगा, कृषि पर भी पड़ सकता है, परंतु सीधा सीधा या सर्वाधिक तो विदेश व्यापार पे सर्वाधिक पड़ेगा, क्योंकि विदेशों के साथ संबंध सुधरे हैं, ज्यादा बढ़े हैं। व्यक्तिगत स्तर पर वैश्वीकरण ने दुनिया भर के व्यक्तियों और परिवारों के जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित किया है। वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव में आर्थिक उन्नति हुई है और गरीबी में कमी हुई है, नौकरियों का सृजन हुआ है, सेवा क्षेत्र का विकास हुआ है, प्रौद्योगिकी तक अधिक पहुंच हुई है। आज टेक्नोलॉजी, आज हर व्यक्ति के पास मान लो मोबाइल, इंटरनेट सब पहुंच गए, और सांस्कृतिक विविधता शामिल है। संस्कृति में भी अलग अलग कल्चर, हर जैसे अमेरिका में भी भारतीय त्यौहार, अपने यहाँ फिल्मों में कुछ वो चीज़ें सब। और वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर बौद्धिक पलायन बढ़ा है। तो विकासशील देश है, वहाँ के पढ़े लिखे लोग
अच्छे पैसे के लिए विकसित देशों में चले जाते हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है। और निम्नलिखित में से कौन सा वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है? वरिष्ठ अध्यापक 2010 संस्कृत हुआ था, उसमें पूछा था वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है। तो पूंजी का स्वतंत्र रूप से प्रवाह है, ये हो गया था ना अपने ऊपर वाला, ये इसकी व्याख्या हो गई थी। ठीक है, अगला, हाँ हाँ, पूंजी का स्वतंत्र रूप से प्रवाह है, भाई ये तो हुआ है ना। पूंजी है और श्रम, श्रम का मतलब काम के लिए लोग जाते हैं, नौकरी धंधे के लिए, तो ये तो है ही। विश्व व्यापार में अवरोधों को कम करना, जो ब्रेकर है वो कम कर दिए, आसान कर दिया लाइसेंस प्रणाली, कि भाई आप तो आओ फैक्ट्री लगाओ, ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे, ज़्यादा चक्कर नहीं घटाएंगे। समस्त बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना और तकनीकी का निर्बाध प्रवाह है। तो देखो, प्रवाह है शब्द को आप जरूर ध्यान रखना, फ्लो, कि भाई तकनीकी भी आ रही है, जापानी टेक्नोलॉजी इंडिया में आ रही है, इंडियन टेक्नोलॉजी दूसरे देशों में जा रही है। ये देखो समस्त बड़े उद्योग है। अब जैसे अभी तो रेल है, परमाणु, उनको कहाँ किया है? नहीं, अच्छा, और राष्ट्रीयकरण, भाई समस्त बड़े उद्योग, राष्ट्रीयकरण कहाँ हुआ है? कई निजी भी है और नए सारे प्राइवेट हुए हैं, कई सरकारी भी है। तो ऐसा नहीं है समस्त शब्द आ गया बड़े उद्योग, ये संभव नहीं है। भाई कुछ का हुआ होगा, पर उसका भी राष्ट्रीयकरण होना कोई वैश्वीकरण से लेना देना नहीं है। राष्ट्रीयकरण होने का मतलब तो हो गया हम समाजवाद की ओर बढ़ रहे हैं। वैश्वीकरण देशों के बीच तीव्र एकीकरण या अंतर संबंध की प्रक्रिया है, कि देशों के बीच में एकीकरण, यह परस्पर जुड़े हुए एक जाल की तरह है, जैसे नेटवर्क है ना, नेट, जो दुनिया भर के लोग, सांस्कृतिक, अर्थव्यवस्थाओं और विचारों को एक साथ बांधता है। वैश्वीकरण के विभिन्न प्रकार, राजनीतिक वैश्वीकरण, सांस्कृतिक वैश्वीकरण, भाई संस्कृति जो है ना फैली है, राजनीतिक चीज़ें फैली है, लोकतंत्र फैला है, अन्य विशेषताएं ये है, आर्थिक वैश्वीकरण, तकनीकी वैश्वीकरण, और संस्थागत, कुछ संस्थाएं जो ऐसी है जो वर्ल्ड लेवल की है या एक दूसरे स्थान पर पहुंची है, तो ये सब इसमें आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति वैश्वीकरण को प्रभावित नहीं करती है? अब प्रश्नों की प्रकृति देख लो, 2010 में पूछा, 2023 में पूछ रहे हैं, लगभग एक जैसे से पूछे जा रहे हैं वैश्वीकरण को लेके, क्योंकि इसको लेकर और कोई प्रश्न बनता नहीं है। या तो सिंपल भी कब हुआ, तो 1991 में भारत में, वो एक बनता है, उसके अलावा फिर क्या है, इसके अलावा इसमें थ्योरी वाला ही बनता है। 2010 में भी देखो कठिनाई का स्तर ठीक ही था, ऐसा नहीं कि एकदम सरल हम कह सकते हैं, कुछ प्रश्नों में हो जाता है। तो राजनीतिक अस्थिरता, बढ़ती हुई भौगोलिक अंतर्निर्भरता, यानी कौन सी चीज़ है जिसको प्रभावित नहीं करती? विश्व के देश आपस में जुड़ रहे हैं, तो बढ़ती हुई भौगोलिक अंतर्निर्भरता, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का बढ़ता हुआ एकीकरण, बढ़ता हुआ सूचना प्रवाह है। तो देखो सूचना प्रवाह तो है भाई, आज इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, इनसे वैश्वीकरण बढ़ा है। आप यहाँ बैठे बैठे अमेरिका के व्यक्ति से वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, आपका रिश्तेदार रह रहा है, ठीक है, व्यापार कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का बढ़ता हुआ एकीकरण, तो अर्थव्यवस्थाएं भी जो क्या हो रही है, एक हो रही है, जुड़ रही है आपस में, फ्री व्यापार हो रहा है। बढ़ती हुई भौगोलिक अंतर्निर्भरता, भौगोलिक रूप से भी एक दूसरे पर देश निर्भर हो रहे हैं, उनको वायु मार्ग चाहिए, स्थल मार्ग चाहिए, जल मार्ग चाहिए, सामान चाहिए। तो राजनीतिक अस्थिरता है ना, ये लोकतंत्र को प्रभावित कर सकती है, देश के विकास को प्रभावित कर सकती है, परंतु पूर्व पृथ्वी पर जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है उसको सीधे प्रभावित नहीं करती। अब मान लो यहाँ पे 5 साल चुनाव हुए, 5 साल के लिए, और मान लो 2 साल बाद ही सरकार बदल गई, दोबारा चुनाव हुए, तो उसमें वैश्वीकरण पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है भी, नई सरकार आई उसकी क्या पॉलिसी रहती है, परंतु मोटा मोटी वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग, संस्कृतियां और अर्थव्यवस्थाएं आपस में अधिक जुड़ गई है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो संचार और परिवहन प्रौद्योगिकी के प्रसार का कारण हुई है। भाई संचार का और परिवहन और प्रौद्योगिकी, इनका प्रसार, और इसकी वजह से भाई आज दूसरे देशों में जाने के लिए अपने पास हवाई जहाज, पानी के जहाज, उसके अलावा यहाँ बैठे बैठे भी मान लो ऑनलाइन व्यापार होता है, फ़ोन कॉलिंग होती है, तो ये सब तकनीकी का ही कमाल है। तो देशों में बढ़ती हुई भौगोलिक अंतर्निर्भरता, सूचना प्रवाह जैसे कारक शामिल है। ठीक है, तो ये तो वैश्वीकरण के क्वेश्चन थे। अब हम जनसंख्या के देख लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा टॉपिक आपके मेरे ख्याल से रिवीजन हो गया, अच्छे से कवर हो गया। अब जनसंख्या वितरण और
प्रवासन, इस टॉपिक को हम देख लेते हैं कि भाई इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं और आपको किस प्रकार से देखने हैं। हालांकि हमने जो नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं आपको एप्लीकेशन पर, वो डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हो। उसमें भी काफ़ी अच्छे से इन टॉपिक्स को समझाया है, बहुत डीप से, गहराई से, अच्छे से, और टेस्ट पेपर भी हमने इसके काफ़ी अच्छे बनाए हैं। तो अगला जो है हम लेते हैं यहाँ पे जनसंख्या वितरण और प्रवासन। प्रवास जानते हो ना, एक स्थान से जाके दूसरी जगह जाके बस जाना। लोग जाते हैं ना, भारत से इटली जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तो वो प्रवासी भारतीय हो जाते हैं। तो विश्व जनसंख्या 2021 के अनुसार महादेशों की जनसंख्या के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। ये कब का है? 2023 का जो पेपर हुआ था, वो पिछली भर्ती का ही है। यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की संयुक्त जनसंख्या अफ्रीका की जनसंख्या से कम है। देखो, यूरोप की और दक्षिणी अमेरिका की, यानी दोनों महाद्वीपों की जनसंख्या दोनों को मिला दें तो अफ्रीका की जनसंख्या से कम है। सही है क्या ये? तो इसके लिए क्या है, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है कि भाई किस महाद्वीप की कितनी जनसंख्या है, क्या है। ठीक है। अगला है सभी महादेशों की। भाई देखो, यूरोप में भी अच्छी खासी जनसंख्या है और दक्षिण अमेरिका में भी, जैसे ब्राज़ील आ गया, अर्जेंटीना, चिली, वो देश है। और यूरोप में तो आपको पता ही है भाई, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, तो प्रत्येक की 5-5, 6-6 करोड़ तो इन देशों की है। तो ये सारे दोनों की मिला दें तो क्या अफ्रीका से कम है? तो अफ्रीका से कम, ऐसा, अब अफ्रीका में तो जंगल पड़ा है, बहुत सारे देश ऐसे मरुस्थल पूरा पड़ा है, तो केवल दक्षिण अफ्रीका और कुछ बीच के देश है। तो इसलिए जो पहला क्या है कथन जो है ना, जनसंख्या से कम है ना। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अब आगे देखते हैं दूसरा, सभी महादेशों की संयुक्त जनसंख्या एशिया की जनसंख्या से कम है। अब देखो, सभी महादेशों, महादेशों यानी महाद्वीप को ही महादेश शब्द दिया है यहाँ, की संयुक्त जनसंख्या एशिया को छोड़कर एशिया की जनसंख्या से कम है। अब एशिया में देखो, चीन और भारत, ये दो ही लिए बैठे हैं 2.5 अरब, तो पूरे विश्व में 7-8 अरब, 8 अरब है। तो यहाँ पे सही कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे दोनों ही सही है। कैसे? कि भाई जैसे एशिया की जनसंख्या है ना, एक तरफ एशिया की जनसंख्या, दूसरी तरफ बाकी महाद्वीपों की जनसंख्या, तो वो एशिया वाले से क्या है? कम। ऐसे ही यूरोप और दक्षिण अमेरिका, यूरोप और ये दक्षिण अमेरिका दो, इनकी संयुक्त जनसंख्या अफ्रीका की जो जनसंख्या है उससे कम है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो यूरोप में तो क्या है, जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक है। ऋणात्मक का मतलब बढ़ ही नहीं रही जनसंख्या वहाँ, हमारे दो ऐसे अपने यहाँ है। चीन में एक का है फिर भी इधर बढ़ रहे हैं, और उधर जो है संतानें होती नहीं है या बहुत कम होती है, ठंडे इलाके की वजह से, कुछ उनकी पारिवारिक पॉलिसी जो होती है परिवार नियोजन की वजह से, ऐसा। तो ये आप ध्यान रखना दोनों से। आगे यूरोप 9.94 यानी लगभग 10%, दक्षिण अमेरिका विश्व का 5.5% संयुक्त रूप से है, यानी कितना हो गया, 9 से 15 हो गया लगभग। जबकि अफ्रीका में 16% है। हालांकि ज़्यादा फर्क तो नहीं है, तो थोड़ा फर्क है। तो ये तो आपको जब महाद्वीपों की जनसंख्या थोड़ा थोड़ा याद हो तब आपके प्रश्न क्लियर हो। एशिया की जनसंख्या का विश्व की जनसंख्या में योगदान 60% है। 60% भी एशिया में, मैंने तो केवल दो ही देशों का नाम लिया, भारत और चीन, उसके अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में 20 करोड़, उसके अलावा फिर इंडोनेशिया, फिर इधर ये पूरे पूर्वी देश रह गए, तो ये सब इसमें आ गए। तो 60% एशिया अकेला है। तो आप समझ गए, बाकी में 40% है। एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन, उसके बाद भारत। अब ये भी चेंज हो गया डाटा, अब क्या हो गया है, अब भारत फर्स्ट पे आ गया है 2024 से, आप ध्यान रखना। चीन सेकंड पे है 1.44 के साथ, 1 अरब 44 करोड़ के साथ भारत फर्स्ट है, ध्यान रखना, भारत फर्स्ट। दुनिया की करीब 90% आबादी उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध जैसे पृथ्वी है, और इसको बीच में से अगर देखें तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिण गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में 90% है। क्यों? क्योंकि आप देखो, भारत भी इसी में, चीन भी इसी में, यूरोप भी इसी में, उत्तरी अमेरिका इसी में। तो ये सब 90% उत्तरी गोलार्ध में, 10% जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि इधर ऑस्ट्रेलिया आ गया, अफ्रीका का हिस्सा आ गया, दक्षिण अमेरिका का कुछ हिस्सा आ गया।
ज़्यादातर महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, अगला विश्व प्रवासन रिपोर्ट। प्रवासन रिपोर्ट आप जान गए ना कि भाई लोग एक अपने देश को छोड़ के दूसरे देश जाते हैं कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, काम धंधे के लिए। 2020 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की जनसंख्या लगभग है, वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा 2023 121 मिलियन 281 581 1281। अब यहाँ तो आपको वैसे तुक्का ही लगता है, नहीं पढ़ा हुआ हो तो यहाँ पे 281 मिलियन है। मिलियन आप जानते होंगे, बिलियन, ठीक है, मिलियन के अपने ये आता ना सब्सक्राइबर यूट्यूब पे, जैसे अपने यहाँ पे 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो 20,000 हो तो 20 के, 200 के मतलब 2 लाख हो गए। अब जैसे मान लो 10 लाख हो जाते हैं तो 1 मिलियन कहलाएगा, और 10 मिलियन का 1 बिलियन, इस प्रकार से। तो 281 मिलियन यानी 281 गुणा लाख। तो वर्ल्ड माइग्रेशन, माइग्रेशन बोलते हैं प्रवासन को, रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2019 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की अनुमानित संख्या 272 मिलियन थी, जो 2020 में बढ़कर 281 मिलियन हो गई, जो वैश्विक आबादी का 3.6% था। तो अभी भी अगर हम देखें लेटेस्ट रिपोर्ट, तो गूगल पे आप थोड़ा सर्च कर लेना, फिर भी ये लगभग 300 मिलियन के आसपास हुए होंगे। भारत, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिलीपींस जैसे 5 एशियाई देशों से 2011 प्रवासी अन्य स्थानों पर गए। 2011 नहीं सही थी, 201 कुछ ऐसे होगा। तो भारत है, चीन है, बांग्लादेश यहाँ से जाते हैं। आगे, जनसंख्या प्रवासन नियंत्रण हेतु किस देश ने त्वचा के रंग के आधार पर नीति अपनाई थी? देखो ये भी ऐसे भी देश है तो कि भाई बाहर नहीं जाएं या कंट्रोल करें, लोग आए नहीं, तो इसके लिए ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया तो आपने देखा ही है ना, थोड़ा आता ही रहता है न्यूज़पेपर में और में, कई बार भारतीयों के साथ भी वहाँ दुर्व्यवहार हो जाता है कि भाई यहाँ से जाओ देश को छोड़ के। जनसंख्या प्रवासन, इससे आशय लोग, परिवार और समूह का एक जगह से दूसरी जगह और वहाँ अपेक्षाकृत लंबे समय तक रहना। यह एक जनसांख्यिकी प्रक्रिया है। वर्ष 1901 में ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय सरकार की पहलों में एक श्वेत ऑस्ट्रेलिया नीति थी। ऑस्ट्रेलिया पहले ब्रिटेन का गुलाम रहा है और ज़्यादातर वहाँ ब्रिटिश नागरिक की मूल प्रवासी है, वहाँ के मूल निवासी भी है, बाकी वो भी वहाँ रह गए। तो उन्होंने कहा श्वेत ऑस्ट्रेलिया, ये केवल गोरे लोगों के लिए, 1901 की बात है। त्वचा के रंग के आधार पर नीति अपनाई थी। तो पुराना हिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया वैसे ये। प्रवास का गुरुत्वाकर्षण मॉडल WJ रेली ने दिया। गुरुत्वाकर्षण, इस मॉडल का उपयोग मानव भूगोल में किया जाता है। यह मॉडल 2 स्थानों के बीच प्रवासन की मात्रा का अनुमान लगाने में मदद करता है कि भाई जैसे ये भारत हो गया और ये मान लो इटली हो गया, कि भाई कितने लोग यहाँ पे जो है जा रहे हैं। तो आगे है जनसंख्या घनत्व मापने की विधाओं में कायिक घनत्व मापने के निम्न में से किसे चुना जाता है? कायिक घनत्व, जनसंख्या घनत्व है, घनत्व आप जानते ही हो कि किस क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं। कायिक घनत्व के लिए क्या चुना जाता है? कुल कृषि योग्य भूमि, कुल भूमि, वन क्षेत्र, कुल बंजर भूमि। तो यहाँ पे नॉर्मली अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाओ कि भाई बंजर भूमि से तो क्या लेना देना है, वन क्षेत्र से भी, भाई जनसंख्या कहाँ रहेगी? कृषि योग्य भूमि में ही रहेगी मुख्यतः। तो ये कायिक घनत्व, काया बॉडी से जुड़ा हुआ शरीर घनत्व में आ जाता है कि भाई कृषि योग्य भूमि के आधार पे। जनसंख्या घनत्व मापन की विधियां हैं। एक तो अंकगणितीय जनसंख्या घनत्व है, जो अपने काम में लेते हैं, आप पढ़ते हो, किसी क्षेत्र में कुल क्षेत्रफल से कुल लोगों की संख्या का भाग देकर, यह सामान्यतः अपने भारत में ये काम में लेते हैं। कायिक जनसंख्या में किसी क्षेत्र की कुल आबादी को कृषि योग्य जमीन से भाग देकर, क्योंकि देखो पहाड़ पे मनुष्य लगभग रहेगा नहीं, जंगल में रहेगा नहीं, कृषि योग्य जमीन पे अक्सर रहता है। कृषि जनसंख्या घनत्व ये भी होता है किसी क्षेत्र में कृषि योग्य जमीन पर खेतों की औसत संख्या, तो वो कृषि जनसंख्या। आगे, निम्न में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं कहलाता है? मर्त्यता, मर्त्यता मतलब मृत्यु हो जाना, प्रजनन, पैदा होना, साक्षरता और प्रवास। तो आप सीधा सा सिंपल सा समझ गए होंगे कि जनसंख्या परिवर्तन से लेना देना इसका सीधा सीधा नहीं है। तो साक्षरता हो गया ना,
भी देखो मृत्यु हुई है या नया जन्म हुआ तो जनसंख्या में घटाव बढ़ाव होगा। प्रवास से भी जनसंख्या में घटाव बढ़ाव होगा। मान लो कोई जो 1 लाख लोग थे, 10,000 दूसरी जगह बस गए तो वहाँ पीछे तो 90 बचे ना। तो साक्षरता जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। जनसंख्या परिवर्तन का मतलब किसी खास समय में किसी क्षेत्र के लोगों की संख्या में बदलाव। जनसंख्या परिवर्तन की गणना के लिए जन्म, मृत्यु और प्रवास जैसे कारकों को ध्यान में रखा जाता है। तो ये 3 है मुख्यतः। अब साक्षरता तो उसकी योग्यता को दर्शाता है। जनसंख्या परिवर्तन को सापेक्ष वृद्धि और प्रतिशत परिवर्तन के रूप में देखा जाता है। ये अगली लाइन का आ गया है। वर्तमान विश्व में कौन सा क्षेत्र ऋणात्मक जनसंख्या की वृद्धि दर्शाता है। ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है कि मान लो पिछले साल किसी स्थान पे 1 लाख लोग थे, अब की बार जनगणना हुई तो नॉर्मली हम सोचते हैं ना भी बढ़ेंगे, तो वो तो धनात्मक है। अब मान लो वहाँ कम हो गए, 90,000 ही है, या मान लो 1,000 भी कम हो गए, 99,000, तो क्या हो गई, ऋणात्मक वृद्धि बोलते हैं उसको। ऐसा आपने एक बार देखने को भी मिला था। पता है आपको कौन सी जनगणना में आया था ऋणात्मक, याद आ रहा है क्या? 1921 का। उसमें आप प्रथम विश्व युद्ध हुआ और भी कई कारण हुए। तो पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया, मध्य अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। तो इसके हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि जो यूरोप है ना, यूरोप में भी पूर्वी यूरोप वाला एरिया, पूर्वी यूरोप में जैसे ये नॉर्वे और वो स्कैंडिनेविया के देश है ना, फिनलैंड वगैरह, वो आ जाते हैं, और कुछ इधर वाले देश और आ जाते हैं। तो ऑस्ट्रिया और आदि, पोलैंड वगैरह, रूस का भाग। तो पूर्वी यूरोप जो है वो जो है विश्व में पूर्वी यूरोप प्रदेश दर्शाता है। इसके कई कारण हैं। प्रवास इसका मुख्य कारण है। जैसे उदाहरण के लिए लातविया में पिछले 30 सालों में जनसंख्या कमी का मुख्य कारण प्रवास है। कई देशों से भाग जाते हैं, चले जाते हैं काम से। यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में उप प्रतिस्थापन प्रजनन क्षमता है, जिसका मतलब है हर नई पीढ़ी की आबादी पिछली पीढ़ी से कम होती जा रही है। उप प्रतिस्थापन प्रजनन, प्रतिस्थापन, मान लीजिए पिताजी 4 भाई थे, अब उनके संतानें हैं वो 2 ही हैं, उनके संतानें हुई 1 ही है, तो ऐसे मतलब कम होता जा रहा है, परिवार छोटे होते जा रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, उप प्रतिस्थापन प्रजनन क्षमता। और यूरोप में उम्र दराज आबादी बढ़ रही है, बूढ़ों की आबादी है, तो चीन में भी बढ़ रही है। ये भी एक वैश्विक समस्या हो रही है। समस्या का ऐसे हो रही है कि भाई युवा नहीं होंगे तो फिर काम कौन करेगा, है ना, संभालेगा कौन। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व भारत के किस राज्य में है? ये एक सिंपल क्वेश्चन है, 2010 में हिंदी में पूछा हुआ। पश्चिमी बंगाल, बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश। तो इसको आप याद भी रख लेना, चारों अलग अलग दे दिए यहाँ पे। तो देखो बिहार का जो है ना अपने सबसे ज़्यादा घनत्व है, जबकि सर्वाधिक आबादी यूपी की है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 राज्य देख लो। 1 नंबर पे हो गया बिहार, 1106। 2 नंबर पे पश्चिमी बंगाल, तो बीपी याद रख लेना, बीपी, ज़्यादा घनत्व से बीपी बढ़ जाता है ऐसे। फिर केरल, ठीक है, केरल का भी है, देखो 3 नंबर पे। न्यूनतम घनत्व अरुणाचल प्रदेश का 17, मिजोरम, अमी, अमी याद रख लो, और सिक्किम, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या 2011 में सर्वाधिक थी? 2019 में पूछा हुआ है, और 2011 की जनगणना का या 2011 का पूछा है। कमाल, ऐसे पूछने का भी कोई अता पता नहीं होता है ना। ब्राजील, बांग्लादेश, जापान, जर्मनी, किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक थी? या फिर ये से सोच लो ना कि इन देशों में ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, किस में ज़्यादा लोग रह रहे हैं। तो नॉर्मली जो है यहाँ पे जापान, जापान जो है, नहीं ब्राज़ील है ना, ब्राज़ील जो है ना दक्षिणी, वो दक्षिणी अमेरिका का देश है, बड़ा देश है, तो और गर्म इलाके का भी है। प्रश्न के अनुसार 2011 में ब्राज़ील झील की जनसंख्या 19 करोड़ थी, यानी अपने उत्तर प्रदेश में है ना जितनी, वो यूपी में ज़्यादा है। 20 से ज़्यादा है। ब्राज़ील दुनिया के 7वें सबसे ज़्यादा आबादी वाले देशों में से एक है। 2023 में लगभग इसकी आबादी जो है 21 करोड़ है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन और उसके बाद भारत। तो इसमें तो ये उल्टा ही हो गया, भारत आ गया इसमें आगे। निम्न में से कौन सा सबसे घनी आबादी वाला है, इनको देखते हुए? बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड। तो नीदरलैंड है, 2023 में पूछा हुआ है, सबसे घनी आबादी वाला देश है। चारों में से घनी आबादी है उसमें।
सही अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब क्या होता है, घटता हुआ कुल जनसंख्या अनुसार। तो सबसे ज़्यादा और फिर कम फिर कम फिर कम ऐसे। यूके, यूके का मतलब क्या हो गया, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, जापान, बांग्लादेश, मिस्र। तो अवरोही क्रम, तो सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे बांग्लादेश हो गया अपने यहाँ पे, बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा 3 नंबर, 3-2 में है। बांग्लादेश के बाद यूके है या फिर जापान है, तो यहाँ पे जो है आपके जापान जो है वो होगा 2, फिर मिस्र और फिर यूके। ठीक है, तो यहाँ देखो बांग्लादेश की दी हुई है 17 करोड़, जापान की 121 मिलियन यानी कि लगभग 12 करोड़, मिस्र की 11 करोड़, यूके की 6 करोड़ है ब्रिटेन की। अब देखो ब्रिटेन की 6 करोड़ ही आज है, और 100 साल पहले भी 5 करोड़ के लगभग ही थी, और 5 करोड़ की आबादी ने पूरे विश्व पे अधिकांश आधे विश्व पे राज कर लिया था। अगला है, निम्न में से किस देश का 2023 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था। ठीक है, तो देखो विश्व का पूछा जा रहा है, विश्व का तो देखो सब देशों का याद करना थोड़ा कठिन ही होता है, परंतु मोटा मोटी जो बड़े बड़े देश है 10-15 उनका थोड़ा ध्यान में रख लेना। ऑस्ट्रेलिया, रूस, यूक्रेन, सियरा लियोन। तो कम किसका था जनसंख्या घनत्व है, तो यहाँ पे जो है वैसे रूस लग रहा होगा आपको कितना बड़ा है, परंतु रूस से भी कम जो है ना ये ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, 2023 की बात करें, दुनिया का सबसे कम घनत्व वाला देश ग्रीनलैंड है, जहाँ प्रति वर्ग की में सिर्फ 0.14 लोग ही रहते हैं, ग्रीनलैंड। इसके बाद मंगोलिया, नामीबिया, ऑस्ट्रेलिया, आइसलैंड का स्थान आता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला शहर मनीला है, फिलीपींस की जो राजधानी है वो। तो इस प्रकार से हमने जो है वो PYQ देखे हैं, और टॉपिक ऐसा लिया था कि जिसमें आपको थोड़ा रहता है थोड़ा सा उसमें थोड़ा कठिनाई का स्तर। ये किताब भी है जो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के साथ में मैंने निकाली है। सेकेंड ग्रेड के लिए आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से ले लेवें, ऑनलाइन भी ऑर्डर करोगे तो भी आ जाएगी 5-7 दिन में, समय कम लग रहा है तो दुकान बुक स्टोर से ले लेवें। इसमें 15 सॉलिड पेपर है 2018 से 24 के, जिनकी व्याख्या काफ़ी गहन है, जिससे पूरा टॉपिक कवर हो जाता है, तो गहनता के साथ। और वर्तमान पाठ्यक्रम वाले टॉपिक रखें, बाकी जो नहीं है ना सिलेबस में वो टॉपिक उड़ा दिए, करंट अफेयर नहीं है इसमें। उसके अलावा जो है वो बाकी जो परमाणु संधियाँ और टॉपिक थे ना सारे जो हटा दिए, ताकि आप केवल पाठ्यक्रम से संबंधित ही प्रश्न पढ़ो, फालतू क्यों पढ़ो। और इसी के साथ ही आप ये जो टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लेना, उसकी PDF जैसे ये PYQ की PDF और उसमें हम भेजते रहते हैं। यस गुरु एप्लीकेशन है जिस पे टेस्ट सीरीज है आपके विश्व, भारत का भूगोल, संविधान इसे, और नोट्स भी है इस प्रकार से। मिलते हैं अगली क्लास में, आपके लिए उपयोगी और काम की क्लास में लाता रहूँगा। धन्यवाद।